देखना ऑनलाइन वाले ऑडियो चेक करो एक बार। ठीक है ऑडियो। पूर्वी हो गया। चल रहा है छुट्टी। आई थी पहला क्लास। क्लियर है? ठीक है। चलो कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग टर्म्स पढ़ रहे थे जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर यूज होता है। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग गुड्स बोल के एक इंपॉर्टेंट टर्म था वो पढ़े थे। उसके पहले बायर एंड सेलर पढ़े थे। उसके बाद डिलीवरी पढ़े थे। ठीक है, डिलीवरी मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, ओनरशिप नहीं, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन मतलब एक जगह से दूसरे के पास सामान चले जाना। ठीक है, तो तीन टाइप का डिलीवरी होता है। एक होता है एक्चुअल डिलीवरी, जब सच में सामान बायर से सेलर के पास गया, दैट इज नोन एज एक्चुअल डिलीवरी। और दो और टाइप का डिलीवरी होता है, एक है सिंबॉलिक डिलीवरी और दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब है, क्या होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी? अच्छा, वेयर हाउस में सामान रखना और उसके बाद एक तरह से मतलब के पास में नहीं लेकिन उसका वो कैसे? वेयरहाउस दूसरों का, लेकिन वो यूज कर सकता है अपना सामान। अच्छा, मतलब कोई थर्ड पार्टी हाँ बोल दिया है कि वो सामान रखा है उसके बिहाफ में। ठीक है, अभी सामान उसके बाद आया नहीं है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी एक्नॉलेज कर दिया है, कोई थर्ड पार्टी हाँ बोल दिया है कि वो सामान उसके बदले रखा है संभाल के। तो वेयरहाउस वाला एक एग्जाम्पल है, वेयरहाउस उसका मतलब नहीं है। वेयरहाउस उसका एक एग्जाम्पल था कि हम किसी और के वेयरहाउस में सामान रखे हैं और वेयरहाउस कीपर हाँ बोल दिया कि हाँ मैं सामान तेरा है, ये सामान तेरे को मैं दे दूंगा। मतलब एक टाइप का हमको सामान मिल ही गया या डिलीवरी हो ही। हाँ, वो तो तेरा सामान नहीं, सामान रखा हूं जो कि मैं तेरे को दूंगा। अब वो सामान तेरा है कि नहीं है, वो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। किसी और का भी हो सकता है सामान, है ना। ठीक है, सेजल थोड़ा सा हम लोग स्टार्टिंग पढ़ लिया है चैप्टर का, मैं तुमको वीडियो दे दूंगा तब पढ़ लेना। ठीक है, कितना पेज छोड़ना बताओ ना सेल ऑफ गुड्स एक्ट का? 3 हाफ, 4 पेज, 4 बोल दो, 4 पेज। ठीक है, तो सेजल 4 पेज छोड़ देना। ये चैप्टर जो चल रहा है 4 पेज पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, 4 पेज के बाद से लिखना स्टार्ट करना। कितना नंबर पॉइंट है ये? पॉइंट नंबर 4 लिखना। पॉइंट नंबर 4, द हेडिंग इज प्रॉपर्टी। सारा लिखेंगे, पहले प्रॉपर्टी समझना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप। ठीक है, तो लॉ में एक है वर्ड डिलीवरी और दूसरा है वर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, जब हम लोग वर्ड डिलीवरी बोलते हैं तब उसका मतलब है ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास सामान जाना। दैट इज बेसिकली नोन एज डिलीवरी, जो कि हम पिछले क्लासेस में पढ़े हुए हैं। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मतलब मालिकाना हक, राइट्स ऑफ ओनरशिप। मतलब जो हक है, एक मालिक का एक हक है प्रॉपर्टी के ऊपर। ओनरशिप का मतलब होता है वो राइट्स को ट्रांसफर करना किसी दूसरे व्यक्ति को, उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ठीक है, तो सेल्स के लिए दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड ट्रांसफर ऑफ ये डिलीवरी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? द सेल बोलने के लिए सबसे पहला चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ऐसा हो सकता है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए, जैसे कि सपोज एक मोबाइल फोन तुम एक दुकान में खरीदने गए। ठीक है, मोबाइल फोन तुम खरीद लिए, बिल बन गया। ठीक है, तुम पैसा भी दे दिए। ठीक है, मोबाइल फोन खरीद लिए, बिल बन गया, तुम पैसा भी दे दिए, लेकिन तुम बोले कि थोड़ी देर में आ रहा हूं, मैं ले जाऊंगा। अभी तुम कहीं बाहर, तुम बोले कि 1 घंटा में आके मैं ले लूंगा फोन। तो यहाँ पे क्या हो चुका है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो चुका है, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन क्या नहीं हुआ है अभी?
डिलीवरी नहीं हुआ, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन नहीं हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड हाँ, जब ले आए हम लोग सामान, ठीक है, बिल बन गया, सामान ले आए और पैसा बाद में देंगे, तो वहां पे डिलीवरी भी हो चुका है और ओनरशिप भी ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है, लिखना द हेडिंग इज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी हियर मीन्स ownership. Property here means ownership. In every contract of sale, याद है contract of sale? It includes both sale as well as an agreement to sale, है ना? Property here means ownership. In every contract of sale, the ownership of goods must be transferred by the seller to the buyer. The ownership of goods must be transferred by the seller. हाँ, जब खाली एग्रीमेंट हुआ है तब उस समय ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, लेकिन जब वो एग्रीमेंट टू सेल क्या बनेगा, जब सेल बनेगा तब ओनरशिप ट्रांसफर। हाँ, दोनों आते, इसलिए तो जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इसीलिए लिखा हुआ है कि एक तो सेल के समय भी ओनरशिप ट्रांसफर होना जरूरी है, वो तो ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल में भी ओनरशिप ट्रांसफर होना जरूरी है, लेकिन कब, जब वो एग्रीमेंट टू सेल क्या बनेगा एक्चुअल में, जब वो सेल बनेगा तब ओनरशिप ट्रांसफर होगा। ठीक है, बाय द सेलर टू द बायर। ठीक है, नेक्स्ट फुल स्टॉप। इसी में लिख लो ना, कंफ्यूजन नहीं होगा, लिख लो। और there should be an agreement to transfer ownership to the buyer। ठीक है, अब क्लियर है? तो ओनरशिप या ट्रांसफर हो ही गया है या खाली एग्रीमेंट हुआ है कि फ्यूचर में ओनरशिप ट्रांसफर होगा, मतलब फ्यूचर में सेल होगा। ठीक है, नेक्स्ट। फुल स्टॉप, नेक्स्ट पैराग्राफ। हियर property means all the rights related to the goods। Here property means all the rights related to the goods that the owner, the property means all the rights related to the goods that the owner enjoys। ठीक है, तो जब भी प्रॉपर्टी मतलब बोलता है, प्रॉपर्टी मतलब सारा अधिकार जो एक मालिक का है। ठीक है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होना मतलब क्या, सारा ओनरशिप का जो राइट्स है वो राइट्स सारा ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम द सेलर टू द बायर। मतलब मालिक जो चीज कर सकता है अपने सामान के साथ
वो ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब बायर के पास अधिकार है, वो अपने सामान को मालिक के जैसा ट्रीट कर सकता है उस सामान को, और वो जो चाहे उसका वो कर सकता है। जैसे एक मालिक है हम कोई सामान का, तो हम क्या क्या कर सकते हैं उसको, हम उसको बेच सकते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को, बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम उसको फ्री में किसी को दे सकते हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं, उससे जो फायदा होगा उसको हम रख सकते हैं। तो ये सब अधिकार है एक ओनर का। तो ये सारा राइट्स किसको ट्रांसफर हो जाएगा, इट विल बी ट्रांसफर टू दी बायर, दैट विल बी नोन एज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ। जनरल प्रॉपर्टी इज, इंपॉर्टेंट है, जनरल प्रॉपर्टी इज different from a special property. General property is different from a special property. Special property means only certain rights related to the property, related to the goods. Special property means only certain rights related to the goods, but not all the rights. ठीक है। तो अभी तक हम जो भी वर्ड सुन रहे थे वो था एक जनरल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी का मतलब है तुम मालिक हो, तुम्हारे पास अधिकार है, मालिक गुड्स के साथ जो कर सकता है वो सारा अधिकार तुम्हारे पास है, तुम्हारा सामान है, तुमको जो करना है करो, दैट इज योर जनरल प्रॉपर्टी, ठीक है। स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि सारा अधिकार नहीं है तुम्हारे पास, यू डोंट हैव ऑल द राइट्स अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, बट यू हैव सर्टेन राइट्स अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। कुछ अधिकार है तुम्हारे पास लेकिन सारा अधिकार नहीं है तुम्हारे पास, उसको अपने बोलते हैं स्पेशल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एग्जांपल से ही समझ में आएगा कि स्पेशल प्रॉपर्टी कैसे या क्या है, ठीक है। जैसे आज सपोज हमारा एक घर है, ठीक है, दिस इज आवर होम। अब ये घर क्या, सपोज मैं ओनर हूं, मैं मालिक हूं घर का, तो मेरे पास इस घर का क्या है, जनरल प्रॉपर्टी के स्पेशल प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी है, सारा अधिकार है इस घर का, सारा अधिकार मेरे पास है, ठीक है। तो आई हैव अ जनरल प्रॉपर्टी ओवर द होम, ओवर द हाउस, ठीक है। हाउस का एग्जांपल ना लें तो ठीक रहेगा। क्यों नहीं लूंगा बताओ, जो बताएगा एक डेयरी मिल्क चॉकलेट इनाम देंगे। हाउस का एग्जांपल क्यों नहीं ले सकते, किस चीज में नहीं ले सकते? ये जो एग्जांपल है सेल परचेज वाला एग्जांपल में, Because it is not a goods. करेक्ट, बिकॉज इट इज नॉट अ गुड्स, ये गुड्स नहीं है, याद है, डी हो गया, ठीक है। तो गुड्स का डेफिनेशन याद है ना, इट डज नॉट कंसिडर अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होता है, तो इमूवेबल का एग्जांपल गलत हो जाएगा लेना, ठीक है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ कार का, ठीक है, मेरे पास कार है एक, तो कार इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज अ गुड्स, और ये मेरा अधिकार है, कार का सारा राइट्स मेरे पास है, आई हैव अ जनरल प्रॉपर्टी ओवर द कार, ठीक है। लेकिन ये कार अभी मैं लोन में लिया हूं, कार अभी मैं लोन पे ले रखा हूं, ठीक है। तो बैंक के पास गिरवी है ये कार, मैं फाइनेंस करा रखा हूं कार का, तो ये बैंक के पास लोन लिया हूं और कार में गिरवी रखा हूं, मॉर्गेज है कार, ठीक है। तो मेरे पास तो जनरल प्रॉपर्टी है, क्या बैंक के पास कुछ अधिकार है कार के ऊपर,
क्या कुछ अधिकार है? अगर मैं लोन नहीं चुका पाया तो बैंक क्या करेगा? कार ले जाएगा। कार ले जाएगा कैसे? उसका उसका अधिकार है, मतलब कुछ तो अधिकार है उसके पास, तभी तो कार ले जा रहा है ना तुम्हारा। क्या बैंक वाला आके तुम्हारा गाड़ी में घूम सकता है? बोलेगा ला एक बार दे, थोड़ा राउंड मार के आना, हमारे ही बैंक में तो गिरवी है, ला चाबी दे। ऐसे कर सकता है बैंक वाला? नहीं। सारा अधिकार नहीं है बैंक के पास, लेकिन कुछ अधिकार है बैंक के पास कि अगर मैं लोन का पैसा नहीं चुकाया तो बैंक के पास अधिकार है, आएगा और गाड़ी का चाबी लेकर जा सकता है। तो बैंक हैज अ स्पेशल प्रॉपर्टी ओवर द कार। बैंक के पास कुछ स्पेशल अधिकार है खाली गाड़ी का, सारा अधिकार नहीं है, गाड़ी में घूम नहीं सकता वो, ठीक है, लेकिन कुछ अधिकार तो है उसके पास कि अगर मैं पैसा नहीं चुकाया तो बैंक आकर गाड़ी जो गिरवी है वो लेकर जा सकता है। क्लियर है? जनरल प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी। गाड़ी का पार्ट हम लोग हाँ हाँ चेंज कर, क्यों? अब ब्रेक खराब हो गया तो बैंक में थोड़ी जाएंगे, ब्रेक करवा सकते हैं कहीं। जैसे हम ऑनलाइन से तो आईफोन का डिस्प्ले टूट गया, डुप्लीकेट वाला लगा दें। हाँ वो फोन फोन का केस में देखो वो अलग बात है, लेकिन ऐसे इन जनरल गाड़ी का एग्जांपल अगर हम लेंगे तो गाड़ी में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे अपना गाड़ी गिरवी है, अपने कार कुछ भी खराब होता है तो कहीं से भी ठीक कराते, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। ठीक है, क्लियर ऑनलाइन वाले? जनरल प्रॉपर्टी और एक है स्पेशल प्रॉपर्टी। स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब कुछ अधिकार होना, और जनरल प्रॉपर्टी मतलब सारा अधिकार होना। ठीक है, लिखना एग्जाम्पल। if A has a car, if A has a car but he mortgage it for a बैंक लोन, बैंक लोन के लिए उसको मॉर्गेज कर दिया, गिरवी दे दिया बैंक में। Here A has general property over, ए का जनरल प्रॉपर्टी है, ए हैज जनरल प्रॉपर्टी ओवर द गुड्स। कार को गुड्स बोल सकते हैं, है ना? बट बैंक हैज स्पेशल, बैंक के पास क्या है? बैंक के पास इसका स्पेशल प्रॉपर्टी है, मतलब अगर हम पैसा नहीं चुका पाए तो ही बैंक के पास अधिकार है कि गाड़ी को वो बेच सकता है। प्लस गाड़ी को बेचकर भी अगर जितना बैंक लोन है उससे ज़्यादा पैसा रिकवर होता है तो बैंक सिर्फ उतना ही रख सकता है जितना हम बैंक से लोन लिए थे, बाकी पैसा हमको वापस करेगा। जैसे हम बैंक से लोन लिए 3 लाख का, ठीक है, हम नहीं चुका पा रहे 3 लाख का, हमारा 10 लाख का गाड़ी ले गया, ठीक है, गाड़ी ले जा सकते हैं, गाड़ी मॉर्गेज है, 10 लाख का गाड़ी बेच दिया, लेट से 9 लाख में बेच दिया, तो 9 लाख बैंक नहीं रख सकता, बैंक सिर्फ 3 लाख ही रखेगा, 6 लाख हमको वापस करेगा बैंक। हाँ, बेचने का काम बैंक का। अगर हम नहीं चुकाएंगे, हम गाड़ी भी नहीं बेच रहे हैं तो जबरदस्ती बैंक लेके गया हमसे, तो फिर बैंक बेचेगा उसको, और एल्स तुम ही बेच लो और बैंक को पैसा चुका दो। ठीक है, क्योंकि रेंटिंग इज रिलेटेड टू जनरली इमूवेबल, इसलिए नहीं आ रहा। वैसे आजकल मूवेबल का भी कारोबार का भी हो रहा है, लेकिन रेंटिंग ऐसे एक्सक्लूडेड है। ठीक, नेक्स्ट, ये गया प्रॉपर्टी। कितना नंबर? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, प्राइस। सीधा छोटा सा पॉइंट है प्राइस। प्राइस मतलब जो पैसा देंगे दैट इज प्राइस, है ना? लेकिन फिर भी गलत हो जाएगा जब एग्जांपल पूछूंगा, है ना? देखना, प्राइस मीन्स, प्राइस मीन्स
द मनी कंसिडरेशन फॉर sale of goods. Price means the money consideration for sale of goods. It is the value of goods expressed in monetary एक्सप्रेशन मॉनेटरी टर्म्स। तो प्राइस का कोई खास मतलब नहीं है। प्राइस का मतलब है जो पैसा हम लोग देंगे सामान खरीदने का, गुड्स का, उसको अपने बोलते हैं प्राइस। ठीक है। और प्राइस इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करना है तो ऑब्वियस सा बात है वहाँ पे प्राइस होना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे भी पुराने चैप्टर्स में पढ़ रखे हैं कंसिडरेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसिडरेशन नहीं है देन देयर कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट अदर देन सर्टेन एक्सेप्शंस। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस है। अब एग्जांपल देखना। सपोज ये मिस्टर ए है और ये गाड़ी का शोरूम है। ये गाड़ी का शोरूम है। ठीक है, ये गया पैसे देगा, मनी 1 लाख रुपीज, और शोरूम से लाएगा टाटा नेक्सॉन। ठीक है, सेल है कि नहीं बताओ? नॉर्मल है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है कि नहीं? सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आएगा ये? आएगा, करेक्ट है, क्योंकि कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन है, 1 लाख रुपए इज अ कंसिडरेशन, टाटा नैनो इज अ कंसिडरेशन। ठीक है, नेक्स्ट ए और वही शोरूम है। ए अपना पुराना गाड़ी देगा प्लस 50,000 देगा और बदले में एक नया गाड़ी मिलेगा। है कि नहीं बताओ? कॉन्ट्रैक्ट तो है। सेल है कि नहीं? सेल है ये। ठीक है, नॉर्मल है, ज़्यादा दिमाग लगाने से भी गलत हो जाएगा। तो ये सेल है, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, क्योंकि कंसिडरेशन देखना होता है अपने को। कंसिडरेशन तो है ही। ठीक है, पुराना गाड़ी प्लस 50,000 इज अ कंसिडरेशन। फिर से शोरूम। ठीक है, पुराना BMW गाड़ी दिया, पुराना BMW गाड़ी दिया अपना, और शोरूम वाला इसको नया इंडिका दिया। है कि नहीं बताओ सेल? क्यों नहीं है? ऐसा कहाँ लिखा है? पैसा कंसिडरेशन होना चाहिए ना, प्राइस का मतलब। तो कौन कौन ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं? पूर्वी तो बोली है, उज्जवल बोला है, श्याम, सब बोल रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि करेक्ट पहचाने कि यहाँ पर मनी कंसिडरेशन है, खाली कंसिडरेशन नहीं है। यहाँ पे कंसिडरेशन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, खाली कंसिडरेशन अगर लिखा होता तो ये होता, क्योंकि कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न, और ये पुराना BMW समथिंग इन रिटर्न है, और एक ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है नहीं। एक सामान के बदले दूसरा सामान लेना इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। करेक्ट, दिस इज अ बार्टर सिस्टम। याद है बचपन में? हाँ, कौन सा बिल? इसको सेल नहीं बोल सकता। दिस इज नॉट अ सेल, इसको सेल नहीं बोल सकते। ठीक है, जब पुराना गाड़ी के बदले अगर कुछ पैसा प्राइस मनी में नहीं है
that we cannot use the word sale. या कौन सा सेकेंड वाले एग्जाम्पल में क्या? सेकेंड वाले एग्जाम्पल में तो सेल है ना? नहीं नहीं, बिल पूरा पे बनेगा जितना रुपए का नया गाड़ी है। जैसे अगर वो बिल देगा तो उसमें 1 लाख रुपए पे किया बोल के तो नहीं लिख सकता। लिख सकता है 1 लाख रुपया पे किया, उसमें 50,000 इन काइंड है और 50,000 कैश है। बिल 1 लाख का है, नया गाड़ी का जितना वैल्यू होगा बिल उतना का बनेगा। 50,000 पुराना गाड़ी से दिया, 50,000 रुपया कैश। नॉर्मली ये होता ही है, पुराना गाड़ी अपने खरीद बेचते हैं, शोरूम में एक्सचेंज कराते हैं, उतना पैसा कट जाता है, बाकी पैसा देके नया गाड़ी ले आते हैं। नॉर्मली ऐसे ही होता है सबका गाड़ी तो, है ना? क्लियर है इतना? तो ये गया पॉइंट नंबर 5, दैट इज प्राइस। तो प्राइस का मतलब होता है सिर्फ कंसिडरेशन नहीं, प्राइस का मतलब है मॉनेटरी कंसिडरेशन। ठीक है, क्लियर इतना? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, पहले लिख लो फिर समझेंगे। दो चीजें होता है, एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और एक होता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। ठीक है, दोनों में बहुत फर्क है, लिखना। इट इंक्लूड्स बिल ऑफ लेडिंग। ठीक है, ये सब याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं। ये थोड़ा बहुत बीएसटी वीएसटी में पढ़े भी होंगे 12th क्लास में, कार्गो वाला, है ना? तो बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, कॉमा, रेलवे रिसिट, कॉमा, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, एटसेट्रा। द पोजेशन of the document, the possession of the document in the ordinary course of business, the possession of document in the ordinary course of business। बारिश हो रही है, आ रहा है वो? In the ordinary course of business is a proof, AC में ना, is a proof of control of goods, is a proof of control of goods and the person in possession of the document, and the person in possession of the document is authorized to transfer
और रिसीव द गुड्स, इज ऑथराइज्ड टू ट्रांसफर और रिसीव द गुड्स। ठीक है, तो बहुत छोटा सा चीज है, इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत सिंपल सा बात है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स का एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा हमको याद रखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स का नाम। ठीक है, तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स क्या है, जो जो भी व्यक्ति के पास वो डॉक्यूमेंट है, इसका मतलब वो एक प्रूफ है कि वो सामान उसका है या वो व्यक्ति उस सामान को रिसीव कर सकता है। वहां पे तुमको अपना ओनरशिप प्रूव करने का जरूरत नहीं है। अगर वो डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास है, दैट सिंपली मीन्स यू आर द ओनर ऑफ द गुड्स। ठीक है, कर देंगे, यू आर द ओनर ऑफ द गुड्स। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल होता है ना कि हम लोग लॉन्ड्री में कपड़ा देते हैं, दियो लॉन्ड्री में कपड़ा। ठीक है, लॉन्ड्री वाला क्या करता है, एक बिल जैसे एक मनी रिसिप्ट टाइप का देता है कि ये लॉन्ड्री में कपड़ा दिए हो, और फिर तुमको लॉन्ड्री का कपड़ा वापस कैसे मिलता है, तुम जाते हो वो बिल दिखाते हो और लॉन्ड्री वाला तुमको कपड़ा दे देता है। ठीक है, अब सपोज तुम्हारा भाई जाकर बिल बनवाया था, लॉन्ड्री का कपड़ा तुम्हारा भाई जाकर दिया था, लेकिन तुम जाओगे उस बिल को लेकर, तो लॉन्ड्री वाला कपड़ा देगा कि नहीं देगा, तुमको दे देगा। लॉन्ड्री वाला ये थोड़ी बोलेगा कि कौन मालिक है कपड़ा का, उसको बुला के ला। उसको किससे मतलब है, उसको अपने डॉक्यूमेंट से मतलब है। अगर वो डॉक्यूमेंट उस जिस व्यक्ति के पास है, तो वहां उसको अपना ओनरशिप प्रूफ करने का जरूरत नहीं है कि मैं मालिक हूं। अगर वो सामान, वो डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास है, दैट मीन्स यू आर ऑथराइज्ड टू रिसीव द गुड्स, और वो सामान तुमको मिल जाएगा। तुमको वहां पे अपना मालिकाना हक, ओनरशिप प्रूफ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे डॉक्यूमेंट को बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। मतलब जिस व्यक्ति के पास वो डॉक्यूमेंट है, वो व्यक्ति उस सामान का अधिकार है उसके पास, वो सामान वो रिसीव कर सकता है। तुमको वहां पर प्रूफ करने का जरूरत नहीं है कि तुम उसके मालिक हो। ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट होता है, जैसे रेलवे में सामान भेजते हैं, तो इधर जिसको रिसीव करना है वो रिसीट दिखाया, मनी रिसीट दिखाया, और रेलवे वाला सामान उसको दे देगा। भले वो मनी रिसीट उसका हो या ना हो, जो दिखाएगा उसको सामान दे देगा वो, क्योंकि वो सब डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। मतलब वहां पे तुमको ओनरशिप प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, वहां पे वो डॉक्यूमेंट अगर तुम्हारे पास है तो तुम उसके मालिक हो। ठीक है, और एक होता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स। एक होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, एक होता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स का मतलब क्या है, वो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि कौन उसका ओनर है। ठीक है, जो व्यक्ति का उसमें नाम लिखा हुआ है वही व्यक्ति उसका ओनर होगा, उसी को अधिकार है उस सामान को रिसीव करने का। किसी दूसरे व्यक्ति के पास वो सामान, वो डॉक्यूमेंट है, तब भी वो व्यक्ति उसका मालिक नहीं बनेगा। ठीक है, आज जैसे प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मेरे गाड़ी का डॉक्यूमेंट है या घर का लेट से डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में जिसका नाम लिखा हुआ है वो मालिक होगा। अगर मैं कार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किसी को, दूसरे व्यक्ति को दे दिया, अब दूसरे व्यक्ति के पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है गाड़ी का, तो वो मालिक थोड़ी हो गया, मालिक तो अब भी मैं ही हूं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या है, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स। मतलब वहां पर जिसके पास डॉक्यूमेंट है वो मालिक नहीं बनता, वहां पे जिसका नाम लिखा हुआ है वही मालिक रहेगा। जो डॉक्यूमेंट शोइंग छोटे छोटे चीजों में यूज होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, और बड़े बड़े जो मॉनेटरी वैल्यूज जिसका ज्यादा है, ऑब्वियसली वहां पर यूज होगा डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ। हाँ, डॉक्यूमेंट शोइंग को ही देखा जाएगा। क्लियर है? ऑनलाइन वाले डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स मतलब जिसके पास सामान, जिसके पास डॉक्यूमेंट है उसके पास अधिकार है, मालिक नहीं बोल रहा, उसके पास अधिकार है कि वो सामान रिसीव कर सकता है, सामान ट्रांसफर कर सकता है, सब कुछ कर सकता है।
लेकिन डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट है, लेकिन तब भी तुम मालिक नहीं हो या तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं होगा। ठीक है, लिख लेंगे इसको फटाफट से, उसके बाद बंद क्लोज करेंगे। ठीक है, लिखना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन there is a difference between a document of title and document showing title, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, फुल स्टॉप। इन डॉक्यूमेंट showing title, in document showing title of goods, the person named is the owner of the goods. In document showing title of goods, the person named is the owner of the goods and has all the rights related to ownership. Example, शेयर सर्टिफिकेट्स। ठीक है, जैसे किसी कंपनी का मैं शेयर्स खरीदा हूँ, ठीक है, तो शेयर सर्टिफिकेट में मेरा नाम है कि मैं इस कंपनी के इतने शेयर्स का मालिक हूँ। अब वो शेयर सर्टिफिकेट अगर मैं किसी को दे भी देता हूँ, देन दैट पर्सन डज नॉट बिकम द ओनर ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, शेयर का वो मालिक नहीं बनेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट, ये वाला डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। समझ में आ रहा है? तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब जिसके पास है उसके पास सारा अधिकार है रिलेटेड टू द गुड्स, लेकिन डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल का मतलब है जिसका नाम उसमें लिखा हुआ है, सिर्फ उसी के पास अधिकार है, जिसके पास है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो इतना पढ़ेंगे। ऑनलाइन वाले कुछ डाउट है तो बताना। पूर्वी, पूर्वी हो लाइन में? पूर्वी, राम, श्याम, उज्जवल, तेजल, तो बैठा है, साइड होगा ना, वो बैठा है।